हाय दोस्तों, एग्जाम इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप किसी ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लेना, क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आते हैं। इससे पहले 2 वीडियो शूट कर चुके हैं, ये हमारी तीसरी वीडियो है। देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जो ये एक्वा रेजिया है, इस एक्वा रेजिया को हम बोलते क्या हैं। ये एक्वा रेजिया होता है आपका अम्लराज। ठीक है दोस्तों, एक्वा रेजिया को बोलते हैं हम अम्लराज। अम्लराज एक्चुअल में होता क्या है, सोना चांदी प्लेटिनम इसमें आसानी से घुल जाते हैं। इसलिए जो सुनार लोग होते हैं वो इसका उपयोग आकार ढालने के लिए करते हैं। गांव में आपने कई बार देखा होगा कि जो फेरी लगाने वाले होते हैं, जो सोने चांदी साफ करने की कहते हैं, वो इसका प्रयोग करते हैं और कुछ मात्रा में सोने चांदी ले जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है। तो देखिए एक्वा रेजिया ये होता है आपका HCl प्लस HNO3। ठीक है ना, जिसमें HCl होता है आपका 3:1 में होता है, HCl और HNO3। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका। इसमें HCl और HNO3 कोई नहीं है, तो आपका आंसर आएगा पे ई, कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम। उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, मतलब जिसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है ना, तो देखिए इसको कहते हैं हम डी, ऊष्मक्षेपी। ऊष्मक्षेपी या एक्जोथर्मिक, ऊष्मक्षेपी या एक्जोथर्मिक। ठीक है दोस्तों, ऊष्मक्षेपी या एक्जोथर्मिक कहते हैं। अब देखिए कौन कौन सी होती है। एक तो जो अपना श्वसन क्रिया होती है, ये आपकी ऊष्मक्षेपी होती है। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम का दहन, पेट्रोलियम का दहन, ये भी क्या होता है आपका ऊष्मक्षेपी होती है। और तीसरा आता है अपना जैसे कूड़े कचरे से कंपोस्ट बनाना, ये भी क्या होती है आपकी ऊष्मक्षेपी होती है। अब बात करते हैं जो ऊष्मा जो शोषी होती है, इसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। इसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक। ठीक है ना, अब देखो इसमें कौन कौन सी क्रिया होती हैं, जैसे बर्फ़ का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और पानी का वाष्पीकरण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, बायल नियम किस स्थिति में लागू होता है। बायल नियम का मतलब होता है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बायल नियम में। तो इसमें आपका आएगा T कांस्टेंट होता है, मतलब नियत तापमान। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नमक का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये कौन होता है, जनरली आपका क्षार होता है। ठीक है ना, ये क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके रेलवे जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे जो ये आपका NaHCO3 है, ये किस किस का मिश्रण आपका है। ये होता है आपका NaOH प्लस H2CO3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे जो NaH होता है, ये होता है आपका प्रबल क्षार, और H2CO3 ये होता है आपका दुर्बल अम्ल। तो अब मुझे बताइए, इस NaHCO3 में प्रबल क्षार होता है और दुर्बल अम्ल होता है, तो सीधी सी बात है जो इसका विलयन होगा वो विलयन क्या होगा, इसका क्षारीय विलयन होगा। और जब क्षारीय विलयन होगा तो ये लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो इसका मतलब क्या है आपका, ये भी है। दूसरा हम बात करते हैं इसकी और इसकी। तो चलो सी देखते हैं। देखो सी होता है आपका Na2CO3। अब देखिए Na2CO3 ये किस किस का मिश्रण है आपका, NaOH प्लस H2CO3। ठीक है दोस्तों, अब NaH जो होता है ये होता है आपका प्रबल क्षार, और H2CO3 ये होता है आपका दुर्बल अम्ल। ठीक है दोस्तों, अब देखो Na2CO3 इसमें भी क्या होता है, प्रबल क्षार होता है, दुर्बल अम्ल होता है। जब इसमें प्रबल क्षार होता है तो सीधी सी बात है, ये जो विलयन होगा आपका, ये क्या होगा आपका विलयन, ये भी विलयन क्या होगा आपका क्षारीय विलयन होगा। और जो क्षारीय विलयन ये होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है
कि ये लाल लिटमस को ये भी क्या कर देगा, नीला कर देगा। इसी तरह से Na2CO3 ये भी क्या होगा आपका NaOH और H2CO3 का मिश्रण होगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा आपका प्रबल क्षार होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी आपके लाल लिटमस को नीला कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा सभी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो देखिए परमाणु की प्रभावी त्रिज्या, तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है आपको 10⁻⁻10। अब परमाणु की जगह अगर आपसे अणु पूछे तो अणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है आपकी होती है 10⁻⁹, ठीक है दोस्तों। और अगर नाभिक की पूछता है तो नाभिक की क्या होती है आपकी 10⁻⁻15, ठीक है ना। ये 10⁻⁹ है अणु, इसको बोलते हैं हम नैनोमीटर, ठीक है ना दोस्तों। और 10⁻⁻15 इसको बोलते हैं हम फर्मी। और परमाणु जो त्रिज्या होती है इसको नापते हैं हम, परमाणु त्रिज्या इसको नापते हैं हम एंगस्ट्रॉम में, अणु की प्रभावी त्रिज्या नापते हैं हम नैनोमीटर में, और नाभिक की परमाणु त्रिज्या नापते हैं हम फर्मी में। अगला क्वेश्चन, यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो आपको हर समय इधर उधर चलते दिखाई देंगे, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ब्राउन प्रभाव। देखिए दोस्तों, जब भी किसी कोलाइडी सॉल्यूशन में प्रकाश डाला जाता है तो उसमें उसका पथ दिखाई देता है, इस प्रभाव को बोलते हैं हम टिंडल प्रभाव। लेकिन उसमें धूल के कणों के रैंडम मोशन होता है, अर्थात उनका जिग-जैग गति होती है, जिसे बोला जाता है ब्राउनी गति। तो अगर इसमें पथ पूछे, प्रकाश का पथ पूछे तो टिंडल प्रभाव, और धूल के कणों की गति पूछे तो ब्राउनी प्रभाव, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा आपको बी, ब्राउन प्रभाव। अगला क्वेश्चन है आपका, कपड़े से स्याही तथा जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ए, ऑक्जेलिक अम्ल का, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल व हरी इंक के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि है? तो इसका आंसर आएगा वर्णक्रमी। अब देखिए दोस्तों, जो वर्णक्रमी है ये इसका हिंदी वर्ड है। अगर इंग्लिश में भी इस शब्द को लिखा जा सकता है क्रोमेटोग्राफी। तो कई बार हिंदी ना देकर वो इंग्लिश में इस शब्द को लिख देता है, तो आपको याद रखना है कि क्रोमेटोग्राफी या वर्णक्रमी दोनों एक ही शब्द है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मुख्य क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है? तो देखिए दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या जो आपकी एन होती है, ये क्या होती है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ठीक है दोस्तों। मुख्य क्वांटम संख्या होती है जो कि कक्षा को डिनोट करती है, और कक्षा क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी, अर्थात जितना ज़्यादा एन होगा इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तत्व बोरी-बेरी के नियम का पालन नहीं करते? देखिए दोस्तों, जो बोरी-बेरी का नियम क्या होता है, बोरी-बेरी ने इसने क्या किया था, इसने किसी सेल में या कक्षा में इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन का नियम दिया था, मतलब इलेक्ट्रॉन के भरने का नियम बताया था इसने। तो इसमें जो इसका आंसर आएगा आपका आएगा सी, क्रोमियम और कॉपर। अगला क्वेश्चन, किसके लिए आवेश द्रव्यमान E/m का मान 0 होगा? तो E/m, देखिए यहाँ पे E/m, मुझे बताइए इसका आंसर आएगा, देखिए आपका सी, गामा और न्यूट्रॉन। देखो गामा में जो होता है आपका E क्या होता है आपका 0 होता है, तो E आपका 0 होगा, तो गामा के लिए इसका E/m का मान क्या होगा 0 होगा। दूसरा आता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के लिए सब जानते हैं, न्यूट्रॉन के लिए भी जो आवेश होता है E क्या होता है आपका 0 होता है, तो इसके लिए भी क्या आएगा, न्यूट्रॉन के लिए भी 0। तो गामा और न्यूट्रॉन के लिए आवेश जब 0 होगा तो 0 बटा द्रव्यमान क्या आ जाएगा आपका E/m बराबर क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के खोजकर्ता का नाम क्या है? परमाणु नाभिक के खोजकर्ता, तो देखिए परमाणु नाभिक का जो खोजकर्ता है इसका नाम था आपका रदरफोर्ड इसका आंसर है। रदरफोर्ड ने जो इनकी खोज की थी परमाणु नाभिक के, किसके आधार पर की थी? स्वर्णपत्री प्रयोग या एल्फा कण प्रयोग, ठीक है ना, एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है दोस्तों।
अल्फा कण जो होता है आपका, ये क्या होता है आपका, हीलियम पे 2He4 पे +2 का आवेश होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा परमाणु नाभिक के खोजकर्ता कौन थे, रदरफोर्ड, जिसने स्वर्ण पत्री प्रयोग या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से परमाणु नाभिक की खोज की थी। इसने बताया था कि भाई किसी भी एलिमेंट में अंदर क्या होता है, आपका नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न ईंधनों में से क्यों कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। इसका आंसर आएगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी ये पेनिसिलिन नहीं है, ये पेनिसिलिन है, ठीक है दोस्तों, ये पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन क्या होता है, ये पेनिसिलिन है, ये क्या होती है, वर्ल्ड की फर्स्ट एंटीबायोटिक, मतलब प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, मतलब प्रतिजैविक है। वर्ल्ड की सबसे पहली बनाई गई एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दवाई है, ठीक है ना। इसकी खोज किसी ने की थी, फ्लेमिंग ने की थी। और फ्लेमिंग ने जो इसकी खोज की थी किसके सहारे की थी, एक कवक से की थी, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक इसकी खोज किससे हुई थी, एक कवक से हुई थी। और कौन सा कवक था वो कवक था पेनिसिलिन नोटेटम। इससे ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आपकी बनाई गई थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका आंसर क्या होगा आपका, रेडिएटर। अगला क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। आपका आंसर है ब्यूटेन। ब्यूटेन आपके सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वा रेजिया, देखिए एक्वा रेजिया जो आपका बनाया जाता है किस किस को मिलकर बनाया जाता है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। एक्वा रेजिया होता है आपका नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा ये मिलकर बनाया जाता है, ठीक है ना, एक्वा रेजिया, जिसको आप क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं, मतलब HNO3 प्लस HCl, इससे मिलकर बनाया जाता है। और इसमें इनकी कितनी क्वांटिटी होती है, मतलब 75% तो ये होता है आपका और 25% क्या होता है आपका, ये होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका दोस्तों, इसका आंसर आएगा आपका ऑक्सीजन और हीलियम। ऑक्सीजन और हीलियम इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो गोताखोर यूज में लेते हैं, या फिर कृत्रिम श्वसन के लिए भी ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे, आपको कुछ नॉलेज ही मिली। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। ये हमारा पार्ट 3 था। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका पार्ट 4, उसमें भी हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।